कुछ टाइम पहले मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसके अंदर मेंशन था क्या आज की बीजेपी पार्टी कांग्रेस बनती जा रही है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी माइंडसेट रखते हैं। BJP is Congress plus cow. BJP is no different from the Congress. Please realize this. Everything that the BJP is doing right now, everything wrong and everything right, the Congress has done it before. और इसके साथ साथ बहुत लोगों का ये भी मानना है कि मोदी मैजिक फीका पड़ता दिख रहा है और बीजेपी 3.0 में सिमिलरली वैसी लैक ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन है जैसे यूपीए 2.0 के अंदर थी। क्या ये बात सही है? क्या मोदी मनमोहन सिंह में तब्दील हो रहे हैं और आज की बीजेपी कांग्रेस बनती जा रही है? तो चलो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये क्लेम करा है कि बीजेपी जो पार्टी है वो अपनी मेन आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस में तब्दील होती जा रही है। और कई लोगों ने ये भी क्लेम करा है कि बीजेपी पार्टी कार्टेलाइजेशन को अपना रही है। अब ये पार्टी कार्टेलाइजेशन क्या है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा विपरीत होती है वो भी हाथ मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मोटिव और गोल होता है कि उन सबको पावर में रहना है। इस प्रोसेस को पार्टी कार्टेलाइजेशन कहते हैं। जब पार्टीज अपना मेन आइडियोलॉजी को ही पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाती है तो उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ इलेक्शन जीतना और पावर में रहना। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सेम फिनोमेना बीजेपी में दिखाई दे रहा है। अंकल मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ये बात कह रहे हैं अब देखते हैं उनका पॉइंट क्या है ये बात कहने के पीछे। ठीक है यार, चलो देखते हैं, कोई नहीं। तो ये बात कहने के पीछे नंबर 1 पॉइंट ये है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बनता जा रहा है। अरे वर्लपूल का बिजनेस नहीं छीन रहा वो। उनका कहने का पॉइंट ये है कि बीजेपी अपने नए चेहरे आरएसएस और संघ की जगह कुछ ऐसी पार्टीज में से लेके आ रही है जिनकी आइडियोलॉजी इनसे बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इसी वजह से बीजेपी के अंदर नॉन आरएसएस और नॉन बीजेपी मेंबर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अपनी मेन आइडियोलॉजी हिंदुत्व को ही खोती जा रही है। ये आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 में बीजेपी 30% लोग दूसरी पार्टी से लाई थी, उसमें से 37 लोग एक्स कांग्रेस मेंबर थे। और इसमें कमाल की बात तो ये है कि जो कैंडिडेट बाहर से लाए गए उनमें से 70% कैंडिडेट इलेक्शन हार गए। अब लोग बीजेपी को इसी वजह से ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क भी लिया, अपनी आइडियोलॉजी को सेक्रीफाइस भी करा, बट उससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात तो वही होगी ना जैसे कि आप अपनी 6 महीने की सैलरी सेव करके एक इंस्टाग्राम पे ढूंढी हुई लड़की को गिफ्ट दो और वो गिफ्ट लेने के बाद आपको ब्लॉक कर दे। ना, 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 ना। अरे अंकल जी बस मजाक कर रहा हूँ, मजाक है ये, ओके मजाक है। अब ये ट्रेंड काफी टाइम से फॉलो होता आ रहा है बीजेपी के अंदर। इसी वजह से आरएसएस के भी बहुत सारे मेंबर्स नाराज हो रहे हैं कि जो पार्टी के रूट से ज्वाइन है उनको मौका ना देकर दूसरी पार्टी के लोगों को जिनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है उनको मौका दिया जा रहा है पार्टी के अंदर। आरएसएस के वर्कर्स को छोड़ के कुछ करप्टेड लोगों को मौका दिया जा रहा है। इस वजह से आरएसएस ने इस बार यूपी में कैंपेनिंग ही नहीं करी बीजेपी की तरफ से। ये बात तो हम सबको पता है कि बीजेपी में जाने का रास्ता आरएसएस से होके जाता है, बट धन्य हो जेपी नड्डा साहब जो सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। जेपी नड्डा ने कई मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उनसे आरएसएस को लेकर पूछा गया। सवाल ये था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है। इस पर नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती। तो ये स्टेटमेंट सुन के भी आरएसएस वाले यही सोच रहे होंगे, गद्दारी कर बे। अभी इतना खत्म नहीं हुआ और देखिए महान जेपी नड्डा साहब ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी। तो अंकल जी आप शांत हो जाओ, ये कुछ नहीं सिर्फ राहुल गांधी 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देना जिसकी वजह से लास्ट ईयर आरएसएस ने कोई कैंपेन ही नहीं करा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, और उसका असर तो आपने देख ही लिया। बीजेपी इस बार यूपी में 33 सीट जीत पाई जो कि पिछली बार 62 थी, और आरएसएस इस वजह से भी नाराज थी कि उनको सीट डिस्ट्रीब्यूशन में इनवाइट ही नहीं किया गया। और बात इतनी नहीं है, इस बार जो कांग्रेस के एक्स मेंबर्स बीजेपी में आए हैं, एक टाइम पे बीजेपी ने इन्हीं कोई करप्शन और एंटी नेशनल बातों की वजह से ट्रोल करा था। अभी भारत माँ की रक्षा करने वाले करगिल के युद्ध में
मां भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? सवाल ये मुंबई की एक इमारत का नहीं है। मुद्दा सामान्य आपके अपने सासू को, अपने परिवारजनों को फ्लैट दे दिए, इतना सीमित नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उनके कुछ एजेंडा थे। क्लीन पार्टी, करप्शन फ्री पार्टी, स्ट्रिक्ट हिंदुत्व पार्टी और नेशन फर्स्ट। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और वही बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी के अंदर करप्टेड कांग्रेस पार्टीज के मेंबर्स ले रही है। वो कांग्रेस पार्टी जैसे जितने एक साल में अक्षय कुमार की मूवीज आती है ना, उससे ज्यादा इनके स्कैम नंबर्स होते थे एक टाइम पे कांग्रेस के। वो पार्टी मेंबर्स अब बीजेपी अपना रही है। मान लो अगर कोई भी पार्टी का मेंबर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं, उसके ऊपर से केसेस ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। फॉर एग्जांपल अजीत पवार के ऊपर केस था, बीजेपी में आते ही हट गया। अशोक चौहान के ऊपर केस था, वो भी गायब। बीजेपी को वॉशिंग मशीन पार्टी इस वजह से भी कहा जाता है। 25 में से 23 जो मेंबर बीजेपी में आए हैं, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे ईडी के, या तो वो होल्ड हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। सो भाई साहब, इतने जल्दी जर्म्स कोई टूथपेस्ट भी नहीं खत्म करता। और वैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी आप लोगों को समझाता हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी ये है कि उनको बिग डैडी पार्टी बनना है। इसी भाषा में समझाऊं कि उनको देश की सबसे बड़ी और इकलौती पार्टी बनना है। इस वजह से उनका गोल है कि कैसे ना कैसे करके हम कांग्रेस को खत्म कर दें। तो वो चाहते हैं जो कांग्रेस में कुछ तो अच्छे लोग होंगे ही ना, उनको हम ले लेते हैं। बट कुछ बीजेपी कोवर्कर्स का ये भी मानना है, जिसके साथ मैं सहमति रखता हूँ, कि दूसरे पार्टी के लोग लाने से अच्छा अपने पार्टी के लोगों को प्रमोट करो और वहाँ से हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोग निकाल के लाओ। बट ऐसा क्या सुपर पावर है बीजेपी के पास जो ऑलरेडी करप्टेड और एंटी नेशनल लोग कांग्रेस से लाके अपनी पार्टी में रखते हैं, और वो उनसे उम्मीद करते हैं कि ये जैसे ही बीजेपी के अंदर आए वो देश हित में सोचने लग जाएंगे। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई ना। अगर गब्बर सिंह हेयर कट करवा ले, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सुधर गया। अब लोगों का ये मानना है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है अपॉर्चुनिटीज में रादर देन देयर आइडियोलॉजी। अब अगला पॉइंट यही है कि बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी हिंदुत्व को अबेंडन कर दिया, और ये करा गया सबका साथ सबका विकास के लिए। और महान जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि बीजेपी और भगवा सिनोनिम नहीं है, और ये बात ऑब्वियसली बीजेपी सपोर्टर के लिए हैरान कर देने वाली थी। शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि उनके एमपीज को रिलीजन पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए और डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। अब कुछ लोग का ये भी मानना है कि बीजेपी हिंदुत्व और हिंदुओं के मुद्दों को छोड़ के मुसलमानों पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है। आप 2023 के एग्जाम्पल ले लो, बीजेपी की सरकार जिनको चला रहे थे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत 10 लाख का फंड रिलीज किया गया था टू इम्प्रूव टीचिंग। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि अब मदरसे को मॉडर्नाइज करा जाएगा, वहाँ पर लाइब्रेरी खुलेगी और अच्छे से फैसिलिटीज मिलेगी, और मदरसे के टीचर्स को प्रॉपर सैलरी भी मिला करेगी। तो ये स्कीम जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत पीएम द्वारा ये फंड्स रिलीज करे गए थे, और पीएम द्वारा और भी बहुत सारी स्कीम्स मुस्लिम्स के लिए लॉन्च करी गई है। इसका एक एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसके तहत प्रधानमंत्री ने ये ऐलान करा है कि माइनॉरिटीज़ के लिए सोशली बहुत ज़्यादा काम करा जाएगा उनकी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए। और इसका एक और एग्जाम्पल है पचमंदा मुस्लिम आउटरीच में भी जोन से मुस्लिम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उनकी भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद की गई है। सूफी संवाद महाअभियान ये सूफी मुस्लिम्स को आउटरीच करने के लिए लागू की गई है। एक कैंपेन मोदी मित्र के नाम से भी लॉन्च हुआ था। इसमें कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से 65 उम्मीदवार मुस्लिम खड़े होंगे। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम है स्नेह मिलन, सेम देश सेम डीएनए। ये लॉन्च होनी थी ईद के ऊपर। ये मेनली लॉन्च होनी थी मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने के लिए। अब आप ये न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल देख लो, इसके अंदर लिखा गया है कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम लड़कियों को ज्यादा स्कॉलरशिप दी गई है यूपी गवर्नमेंट से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जिन माइनॉरिटीज के लिए बीजेपी इतना कुछ कर रही है
वो अभी भी इतने फंड्स मिलने के बाद भी इस गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कोई मंदिर बना है तो हमारी फिर हमारी हमारी मिसाल हमारे यहाँ ये आंगन में ज़मीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे, मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे। अब तीसरा पॉइंट कि क्यों लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की तरह बनती जा रही है, वो ये है कि लोगों को अब डाउट है बीजेपी की गवर्नेंस के ऊपर। क्योंकि लोगों को विश्वास तो था बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर पे, जैसे कि आप वो एरिया ले लो उत्तर प्रदेश और असम, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे तो लोगों को विश्वास था कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से बीजेपी चला लेगी। वहाँ पर इतने अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि आप ये एग्जांपल लो कि 5 साल से जहाँ पर यूपी में इतने दंगा फसाद होते थे, 5 साल से एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। और दिल्ली जैसी जगह पे सीएए एनआरसी के तहत इतने दंगे हुए, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। बट ये हो रहा है उत्तर प्रदेश और असम के अंदर। बाकी स्टेट्स का क्या हाल है, उस वजह से लोग परेशान हैं। अभी मैंने सीएए और एनआरसी के दंगों की बात करी, और वो दंगों में दिल्ली में शाहीन बाग में सिलेक्टिवली हिंदुओं को एक एक करके टारगेट किया गया। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर आती है, और ये जब दंगे स्टार्ट हुए वहाँ के लोगों का कहना है कि 2 दिन तक पुलिस का वहाँ नामो निशान तक नहीं था। 2 दिन बाद पुलिस वहाँ पर आई एक्शन लेने के लिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 2 दिन दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी, जो कि आती है बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर। रिपोर्टर्स का ये कहना है कि मणिपुर में भी जोन से हिंसा हो रही है, उसको भी रोकने के लिए बीजेपी एक्शन बहुत ज़्यादा स्लो ले रही है। ये तो आपको याद ही होगा ना, 26 जनवरी को रेड फोर्ट पे हमला हुआ था, वहाँ पर पुलिस वालों पे हमला हुआ था और रेड फोर्ट की प्रॉपर्टी को तोड़ा फोड़ा गया था। एक्शन लिया गया तो इतना स्लो लिया गया और पूरे तरीके से कभी भी नहीं लिया गया। दुख है, भारत इस प्रकार के हमलों की कड़ी निंदा करता। अब आप बंगाल की ही बात ले लो, वहाँ पर चाहे स्टेट इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, नेशनल इलेक्शन हो, वहाँ पर दंगा फसाद तो होता ही है और बीजेपी के वर्कर्स पर हमला होता है। बट वहाँ के वर्कर्स का ये कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ चुपचाप बैठ के देखती है और उनको सिर्फ वहाँ पर निंदा करना आता है। वो सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करती है बट कोई भी एक्शन नहीं लेती। अब हम आते हैं अपने 4th पॉइंट पे कि बीजेपी भी कांग्रेस की तरह एक्सपर्ट होती जा रही है यू टर्न लेने में। पहले तो कांग्रेस का एग्जांपल दे देता हूँ आपका यू टर्न का। जैसे कुछ टाइम पहले तक राहुल गांधी और उसके पिताजी दोनों ही बहुत ज़्यादा खिलाफ थे रिजर्वेशन के, बट आज की डेट में राहुल गांधी मांग कर रहे हैं 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन, और वो मुंह खोल के हाय बाद में बोलते हैं और रिजर्वेशन की बात पहले करते हैं। अब आते हैं हम थोड़ी बीजेपी पे बात करते हैं कि किस तरह बीजेपी कांग्रेस की तरह एक्सपर्ट होती जा रही है यू टर्न लेने में। जैसे कि 2020 का आपको पता होगा, जैसे बीजेपी लेके आई फार्मर लॉ लाने के बाद प्रोटेस्ट हुआ, 1 साल बाद उन्होंने ले लिया यू टर्न की ना हम अपनी वोट्स नहीं खराब कर सकते, हम बिल वापस ले लेते हैं। फिर उसके बाद आया 2023, उसके अंदर उन्होंने पास करा बिल ब्रॉडकास्ट बिल, उसके अंदर भी बीजेपी को खूब बैकलैश मिला। ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे आप जाके पढ़ सकते हो, खूब इनको बैकलैश मिला। उसके बाद भी इन्होंने यू टर्न लिया और बिल ले लिया वापस। कहीं जाना मत, एक एग्जांपल और है। इसी साल 2024 में यूपीएससी में अराउंड 44 लैटरल एंट्री सीट्स के लिए इन्होंने बिल पास करा। उसके बाद इतना बैकलैश मिला और बीजेपी के अलायंस चिराग पासवान ने भी इस बिल के खिलाफ खड़े हुए, तो क्या होना था, ले लिया जी यू टर्न। सो बजट के बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन और शेयर होल्डर ने अपना गुस्सा जाहिर करा बीजेपी के प्रति, और होना क्या था, 6 अगस्त को ये बिल के अंदर अमेंडमेंट लाया गया और 7 अगस्त को फिर से वही यू टर्न। सो लास्ट यार, इसके बाद कुछ नहीं पोल खोलूंगा, सिर्फ लास्ट। तो जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये भी एक यू टर्न ही था जब ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम को कंबाइन करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाया गया था। अब बात करते हैं ये यू टर्न वाली गवर्नमेंट के साइड इफेक्ट के, कि जैसे आपकी ऑपोजिशन को एक बार पता लग गया और जो लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं उन लोगों को पता लग गया कि ये सरकार तो बस थोड़ा सा प्रेशर बनाने में यू टर्न ले लेती है, बस उनको करना ही क्या है, सड़कें जाम करेंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाएंगे और तोड़फोड़ करेंगे। तो बस उनको समझ आने की देरी है। जिस तरह फिर उनको समझ आ जाएगा कि फार्म बिल हमने वापस करवा लिया, उस तरह हम कोई भी बिल वापस करवा सकते हैं सिर्फ दंगा प्रदर्शन करके। अब आपको इसके बारे में मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ।
जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 2014 से पास हो चुका है, बट अभी तक उसके ऊपर कोई भी काम करना स्टार्ट नहीं हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको CAA भी बोलते हैं, वो 2019 में पास हो गया था, बट अब 5 साल बाद जाके उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है। और बात कर लेते हैं हम NRC की। शुरुआत से NRC की बात करती आ रही है बीजेपी, बट 2024 में अपने मैनिफेस्टो से ही हटा दिया NRC को और भूल गई है इसके बारे में। तो ऐसे यूटर्न्स की वजह से ही लोग बीजेपी को अब कमज़ोर पार्टी समझने लगे हैं। बट बीजेपी की शुरुआत से ही ऐसी इमेज थी कि हमने जो बोल दिया, हमने जो कह दिया हम वही करेंगे, उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते। तो 2 और एलिगेशंस हैं जो लोग बीजेपी पार्टी के ऊपर लगाते हैं, जिसके साथ पर्सनली मैं भी सहमति रखता हूँ। तो ये एलिगेशन ये है कि लोगों का कहना है कि बीजेपी को सत्ता में आए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और 10 साल में आज तक बीजेपी अपने मंदिरों को टैक्स फ्री नहीं करा पाई। हालांकि ये पार्टी अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती आई है स्टार्टिंग से, बट सिर्फ एक ही रिलीजन है हमारे देश में जो अपने रिलीजियस प्लेसेस पे टैक्स पे कर रहा है, वो है हिंदू। बाकी और कोई भी रिलीजन उनके रिलीजियस प्लेसेस पे टैक्स नहीं लगता। तो हमें उम्मीद थी बीजेपी आएगी और हिंदुओं के मंदिर पे से एटलीस्ट टैक्स हट जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट ये है कि हालांकि बीजेपी के कुछ मंत्री भी बोलते थे कि पहले कि हिंदुओं की जो हिस्ट्री है वो गलत दिखाई गई है, मुग़लों को हमेशा सुपीरियर दिखाया गया है हमारी CBSE के टेक्स्ट बुक्स में, हालांकि ज़्यादा हिस्ट्री में। बट हम सबको उम्मीद थी बीजेपी आएगी तो एटलीस्ट हमारी हिस्ट्री तो हमारे बच्चों को सही पढ़ाई जाएगी, बट फिर से अनफॉर्चुनेटली कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। आज तक वही मुग़लों की हिस्ट्री हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और गलत हिस्ट्री बच्चों को शुरुआत से लेकर अब तक पढ़ाई जा रही है। बीजेपी के 10 साल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ना किताबों में ना मंदिरों के टैक्सेशन में। तो एक कंसर्न मेरा भी है कि जब बीजेपी फुल फ्लेजेड पावर में थी हमारे देश के अंदर, तब वो एजुकेशन में बदलाव नहीं ला पाई, तब वो मंदिरों को सरकार के चंगुल से नहीं निकाल पाई और तब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पाई। तो अब जब उनकी रली मिली सरकार है तब वो ये कैसे कर पाएगी जिसमें 4 बंदे किसी और पार्टी के, 6 बंदे किसी और पार्टी के, 4 बंदे अन्य, 10 बंदों की मानसिकता कुछ और है, 20 बंदों की मानसिकता कुछ और है। तब ऐसे रली मिली सरकार कैसे इतने बड़े बड़े कदम उठा पाएगी? और आपकी क्या इस बारे में राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।